बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए मैं हूं इमरान हसन और ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस के साथ मैं हूं अर्मिला हसन। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आप अच्छा, मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट हमारी पिक्चर स्क्रीन आ रही है। नहीं भाई, क्या हो गया? मतलब हम बिल्कुल कलरफुल है। हम सुबह आपकी कलरफुल करते हैं, बिल्कुल कलरफुल हाँ, और हमारी स्क्रीन भी कलरफुल है। आपकी मॉर्निंग को भी हम कलरफुल करेंगे और बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जी आपके दिन का आगाज बहुत एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ हो और जब आप उठे तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई टेंशन ना हो, आपका दिल करे ऑफिस जाने का। कभी कभी होता है ना, नहीं दिल करता। हाँ, नहीं दिल करता, अक्सर नहीं दिल करता। लेकिन ये जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात की, इससे मुझे एक बड़े मजे की चीज याद आई। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में से ऑब्सोलीट हो गई ना, चली गई। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज भी उनमें से एक थी। और ये जो नेगेटिव्स होते थे, आपको याद है फोटोग्राफ्स के? अक्सर कहीं पुराने किसी बॉक्स में से किसी जगह से मिल जाते थे, हम ऐसे गौर से नजर लगा के देखते थे कि कौन सी पिक्चर, पानी लगा और अच्छा साफ करने की कोशिश, हाँ, साफ करके देखने की कुछ नजर मतलब बचपन में कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी से निकल जाती हैं, लेकिन उनका एक हुस्न, एक रंग अपनी जगह पर करार रहता है। तो वो लोग जो, कई लोग ऐसे होते हैं ना, मेमोरीज जाया कर देते हैं। तो आप अपनी मेमोरीज जाया मत करें, मेमोरीज बनाए। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आज की तारीख पे जो चीज सेव करेंगे, अपनी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, वो आज से 10, 12, 15 साल के बाद आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आप उसको सेव करें। अच्छा, वैसे नॉर्मली अच्छा ये भी एक प्रैक्टिस है कि आजकल हम इतने ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए कि जब हम कहीं घूमने भी जाते हैं या किसी चीज को एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो हम उसकी असल ब्यूटी को उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाते। इनफैक्ट हमें होता है कि हम अपने फोन में उसको कैप्चर और लोगों को दिखा दें, हाँ, और उस मोमेंट में हम नहीं जी पाते। और मैंने ये बहुत सारी जगहों पे खुद भी एक्सपीरियंस किया है, हाँ, कि ये वाली चीज हमें एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आप हैं उसकी खूबसूरती को उसी वक्त एंजॉय करें और कैप्चर जरूर करें, लेकिन साथ साथ जस्ट a few % ऑफ पीपल जो कि मोबाइल फोन नहीं लेके जाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहीं घूमने जाते हैं, मोबाइल फोन छोड़ जाते हैं। उसूली तौर पे ही होना चाहिए, 1-2 पिक्चर्स आप बना लें, लेकिन मेरे जैसे लोग तो खैर वो खुद कोई भी मंजर देखते तो सबसे पहले दे कैप्चर द पिक्चर। स्नैपचैट ने सारा मामला खराब किया। खैर, इस पे हम बात करते रहेंगे। शो में आज बहुत कुछ है, इनफैक्ट वाकई बहुत कुछ है, और सेनेट इलेक्शन भी हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, बहुत कुछ है ना। बस हेडलाइंस देखते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। सेनेट का इंतखाबी मार्का, पहला मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा। तहरीके इंसाफ का वोट मांगने आए तो उसे बिजली का बिल थमा दें, मरियम नवाज का कारकुनों को मशवरा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला, 65 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी मारूफ अदाकार जवाद बशीर से। दुनिया भर में ACCA इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाली ज़ारा नईम डार होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। और सेगमेंट साइंस इन टेक में जानिए नासा की खलाई मशीन के बारे में जो 2 दिन बाद मरीख पर पहुंच रही है। जी, हेडलाइंस आपने जानी, और जैसे इमरान आपको बता रहे थे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। आगाज करेंगे मैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर सेनेट ही है। सेनेट इंतखाबात से पहले सभी इस वक्त जो क्या सराइयां हैं, चहमगोइयां हैं, सेनेट के हवाले से ही हैं। तो इसी की हम भी बात करेंगे। इंतखाबी मार्के का पहला मरहला, कल हमने आपको बताया था कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था। सो पहला मरहला, इंपॉर्टेंट मरहला मुकम्मल हुआ और सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए 170 उम्मीदवारान जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। साथ साथ बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो आज उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी करेगा, जबकि कल से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल भी शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही है। टिकटों की तकसीम पर बात करें तो बलोचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने भी उम्मीदवारों पर एतराजात लगा दिए। सिंध में वफाकी वजीर फैसल वाडा और उसके साथ साथ बात की जाए सैफुल्लाह पर एतराज किया गया है। और इसके साथ साथ जी हम बिल्कुल आगे बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में फैसल सलीम और नजिया उल्लाह खटक की नामजदगी पर इख्तलाफात पैदा हुए। बिल्कुल, और पंजाब में तहरीक इंसाफ के नाराज
खान भी सामने आ चुके हैं, उन्हें मनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। सेनेट टिकट से मुताल्लिक इख्तलाफात पर वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए हैं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि किसी पैराशूटर को सेनेट का टिकट नहीं देंगे। टिकट दे के क्यों कहते हैं नहीं देंगे? खैर, अब इतलात है कि बाद नामजद उम्मीदवारों से टिकट वापस लिए जाने का इम्कान है। उधर ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आज अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान को ज़ाती हैसियत में इसके लिए बुलाया है और रिमार्क्स दिए हैं कि शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना और करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस हवाले से पोलिंग स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो पेश की जाए यहाँ पे, और इस सारी सूरत हाल पे इस वक्त ये क्या गड़बड़ घोटाला बन रहा है और क्यों बन रहा है। सेनेट इलेक्शन इतने मुतनाज़ कभी नहीं थे। साफ वैसे शोहल मेला लगाई रखती है हर चीज़ के ऊपर, ऐसे लगता है रौनक लगाई रखती है। इसमें भी रौनक लगाई हुई है तहरीक इंसाफ ने। वो जमातें जिन्हें मुश्किल होनी चाहिए थी, पीडीएम की अपोजिशन की जमातें, वो बड़े स्मूथली अपने लोग उन्होंने चूज किए हुए थे तकरीबन और आसानी से उन्होंने टिकट दे दिए। गवर्नमेंट के लिए चीजें ज्यादा इजी होनी चाहिए और कन्वीनियंट होनी चाहिए थी। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग अली साहब। ये अभी हम कह रहे थे जो गड़बड़ घोटाला मचा हुआ है इसको तहरीक इंसाफ ने कैसे एग्जैक्टली इसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है? It's a house full of surprises. We keep you busy all the time. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. बहुत शुक्रिया। असल में तहरीक इंसाफ आपकी पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है और इसमें हर आदमी को बोलने का हक है। मुझे याद है जो हमारी कोर कमेटी वगैरह सीसी होती थी, इसमें खान साहब सर पकड़ लेते थे, इतना हम आपस में गुफ्तगू करते थे, आर्गुमेंट होती थी, खान साहब से भी सब लड़ पड़ते थे, फिर खान साहब सबको कायल करते थे। ये है स्पिरिट एक डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो मैं इस बात से तो डिसएग्री नहीं करता कि ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहिए था कुछ चीजें, लेकिन आप ये चीज देखें, मैंने कल से इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, मैं इस पर गौर किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि शुक्र है मैं तहरीक इंसाफ में हूँ कि वहाँ अगर कहीं 1-2-3 जगह जो है टिकट ऐसे गए हैं जहाँ कारकुनान पे एतराज हुआ है तो उठे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लीडर ने और कमेटी ने उनको सुना है और जहाँ जहाँ जायज शिकायत है उसको रिवर्स भी किया है। ये किसी और जमात में नहीं है। वहाँ तो देखें राजा जफर हक साहब जैसे लोग जो हैं वो सेनेट से बाहर हो गए, कोई आवाज उठी, कहीं किसी कारकुन ने कोई बात की। बैरिस्टर जावेद अब्बासी जैसा काबिल आदमी मेरा मुखालिफ है, नहीं कि मेरा हरीफ है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हर चीज पे हमारी आपस में जो है लेजिस्लेशन जो है 80% वो बंदा लेके चलता है नून लीग, उसको नहीं मिला टिकट, कोई एक वर्कर की आवाज आई है। तो ये एक अच्छी स्पिरिट है कि तरीके इंसाफ में डेमोक्रेसी है और किसी भी चीज में अगर कारकुन मुतमईन नहीं है, ठीक है, हाँ, जहां उन्होंने मुतालबा किया जो नाजायज था उसको नहीं भी माना। अच्छा, वो मसला वो नहीं है जो आप कर रहे हैं, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है आप कह रहे हैं कि कारकुन उठता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है कारकुन? इंटरनल मैकेनिज्म क्यों नहीं है हर पार्टी की तरह? आपके इंटरनल अगर इंटरनल 10 इजलास भी हो और इत्तेफाक ना हो और बार बार मुखालिफत हो तो अच्छी बात है, आपने जैसा कि कहा, लेकिन जब चीजें पब्लिक हो जाती हैं, अली मोहम्मद खान साहब आपको खुद भी पता है, मुझसे बहुत बेहतर पता है आपको, तो उसके बाद पार्टीज के ऊपर सवालात उठते हैं और आपकी पार्टी पे ऐसे ही सवालात अब बार बार उठ रहे हैं। इमेच्योरिटी का टैग लग रहा है। कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि 22 साल की जद्दोजहद में एक बंदा नहीं मिला जिसको आप टिकट दे देते, तो आप क्यों ये मौका देते हैं? ये इंटरनल मैकेनिज्म क्यों नहीं है आपकी पार्टी के अंदर की चीजें डिसाइड हों? नहीं, इंटरनल मैकेनिज्म भी है और सबसे ज्यादा डिबेट भी हमारी जमात में होती है। अब हमारी जमात में तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो तो अनइलेक्टेड है और सिर्फ इस वजह से कि किसी बड़ी शख्सियत की बेटी हैं वो डायरेक्ट कुर्सी पे विराजमान हो गई हैं। क्या पाकिस्तान ठीक हो गया? अली मोहम्मद खान साहब की कुछ और इशू आ रहा है, कनेक्शन दोबारा से हम करने की कोशिश करते हैं और उस पर उन्होंने बड़ा मुस्कुराहट के साथ इमरान कहा है कि ये हम लोगों ने लोगों को अकेले कि हमने एक लेवरेज दिया हुआ है अपनी पार्टी के लोगों को। और मैं अली भाई जरा वॉक रोक लें तो शायद आपकी आवाज हम तक आ जाए। डिस्टर्ब तो हम आपको करते हैं आपकी वॉक में, लेकिन हमें मजा भी आता है जब आप इस तरीके से मॉर्निंग वाली फील आती है। सो इफ यू कैन हियर अस अली भाई जारी रखिएगा। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, बात नहीं जी, ये भी जरूरी है, वॉक भी जरूरी है और साथ साथ टॉक भी जरूरी है और टॉक के अंदर पॉलिटिकल टॉक जरूरी है। अच्छा, इंटरनल मैकेनिज्म की बात हो रही थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब सियासी जमातें, क्योंकि देखिए मीडिया की बात है या एनालिस्ट की बात है या जर्नलिस्ट की बात है, हमें तो बेसिकली खबर चाहिए तज्जिया करने के लिए, वी आर हियर फॉर द जॉब, लेकिन आप हमें खबर देंगे क्यों ऐसी जो कि आपके लिए मनफी जाए? अली मोहम्मद खान साहब प्लीज इफ यू कैन हियर अस। जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बीच में कॉल आ जाती है। अच्छा जी प्लीज जारी, आप बिल्कुल बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मरियम बीबी तो इस पे सवाल ही ना करें, क्योंकि वो तो किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आई नहीं है।
वो तो डायरेक्ट मियां साहब की बेटी होने की वजह से कुर्सी पे डायरेक्ट बैठी हैं। क्या कासिम और सुलेमान जो खान साहब के बेटे हैं वो इमरान खान साहब की कुर्सी पे डायरेक्ट बैठ सकते हैं चेयरमैन की? हम छोड़ेंगे ही नहीं। हमारी डेमोक्रेटिक जमात है, इनकी जमात में तो ड्रैकोनियन है, वो तो बादशाह है जी। उनको तो सवाल का मैं नहीं समझता कोई हक भी बनता है। पहले अपनी जमात को डेमोक्रेटिक बनाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो होके आए। लेकिन हम क्या कहें, उनकी तो पाकिस्तान से बाहर क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनसे कोई गिला कोई नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारी जमात में सिस्टम है, लेकिन ये देखें पूरे पाकिस्तान के तमाम वर्कर्स को एक बिल्डिंग के अंदर बैठा के उन सबको कायल करना पॉसिबल नहीं होता। एक कमेटी को मैंडेट मिला, जहां जहां एतराज उठा वहां उनको देखा गया, जहां जायज था उसको माना, जहां जायज नहीं था वहां नहीं माना। देखें कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, कुछ ऐसे भी लोग टिकट के उम्मीदवार बने जिनको नहीं दिया जा सकता था, जो कि 2018 के इलेक्शन में कभी करीब भी नजर नहीं आए। इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था, कोई जलसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अगर आप जनरल इलेक्शन में रोल अदा नहीं करते तो आपको तो सेनेट का टिकट, ये कोई फ्री पार्टी तो नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच। आपने पार्टी के लिए काम करना होता है। जहां जहां कारकुन है उनको उनकी बात से। तो हफीज शेख साहब ने तो कोई काम नहीं किया आपकी पार्टी के लिए। हफीज शेख साहब को क्यों लेके आ रहे हैं? आमिर लियाकत यही तो कह रहे हैं, आज हर खबर हर अखबार में सुर्खियों की जीनत है। वो बिल्कुल वोट भी नहीं देंगे उनको। नहीं, हफीज शेख साहब तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी आमिर लियाकत साहब हमेशा खबरों में रहते हैं, हमारा भाई है, तो उसको आजादी है बात करने की। लेकिन बहरहाल पार्टी लीडरशिप का एक फैसला है, तो बाज़ औक़ात आपको लीडरशिप के फैसले मानने पड़ते हैं, और हफीज शेख साहब जो है वो एक रोल अदा कर रहे हैं, बुनियादी रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन लियाकत साहब ने अपनी राय का इजहार किया है, जिसका आजादी है, उस पर पाबंदी थोड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में फैसला नहीं देती तो आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट होने के नाते सेनेट इलेक्शन को शफाफियत के हवाले से और ऑपोजिशन को एतमाद में लेने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती हमारे उस ऑर्डिनेंस के हक में। इट्स वेरी लेट डाउन द डे कि हम अपोजिशन को क्या मतलब, अगर अपोजिशन मान लेती, अपोजिशन शायद चाहती यही है कि मेला मवेशियां लगा रहे, मौज मेला लगा रहे, यहाँ जानवर मानवर बिकते रहे, इंसानों को जानवर बना दिया। मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि मेला मवेशियां जो है पीर मंगल के दिन अच्छा लगता है, सेनेट के इलेक्शन वाले दिन अच्छा नहीं लगता है। सेनेट के इलेक्शन वाले दिन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर के तहत एक ऑनरेबल तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन चांगा मांगा की सियासत से नून लीग नहीं होना चाहिए। अली भाई टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड्स में अगर मुझे जवाब दे दें। एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कावे मुसवी के हवाले से उनका नया दावा है कि शहजाद अकबर से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मुलाकात की तस्दीक की है, और बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने मुलाकात कराई, उन्होंने कहा इस इल्जाम पर, और उन पे कमीशन लेने के हवाले से भी इल्जामात उन्होंने कहे हैं कि मौजूद हैं। अब क्या आप इनके खिलाफ, शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी तहकीकात करेंगे? देखिए, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी मुलाकात वगैरह की। शहजाद साहब से कैबिना में मुलाकात होती है, काबिल आदमी है, ऑनरेबल आदमी है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो बिल्कुल उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे किसी अहम आदमी को इस तरह आप सरेराह पाएंगे नहीं सकते। हाँ, एक लेवल से आगे जब कोई इन्वेस्टिगेशन जाती है फिर जो है सवालात या क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सवाल कर रहा है तो सवाल तो सबसे होना चाहिए, मुझसे भी हो सकता है, उनसे वो कभी किसी सवाल का जवाब देने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि हजरत उमर फारूक का जरा सवाल हुआ था, मैं और बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप और मैं, हम किस बात की मुनीम। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू जी अली भाई, हैव अ नाइस वॉक, एंजॉय इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करें और वॉक एंजॉय करें, और उसके साथ साथ सेनेट की गर्मा गर्मी भी एंजॉय करें। आप सुन रहे थे तहरीक इंसाफ को मौका। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। पहले सेगमेंट को आपने एंजॉय किया, तो पॉलिटिकल, लेकिन अगले ही सेगमेंट के अंदर कल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम थी और अभी भी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है ज़ारा नईम का, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि आप दाना नीर को तो बहुत प्रमोट कर रहा है मीडिया, लेकिन ज़ारा को क्यों नहीं करा। ACCA के अंदर टॉप किया इन्होंने, ग्लोबल प्राइज विनर हैं। कल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इनके लिए ट्वीट किया, और उसके साथ साथ आपको बताना जरूरी है कि 5,27,000 स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं। 179 कंट्रीज के बच्चे इसके अंदर अपेयर होते हैं, और इन्होंने ग्लोबली इसके रैंक्स के अंदर या ग्रेड्स के अंदर टॉप किया है। शी इज अ पाकिस्तानी, शी इज फ्रॉम लाहौर, और हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक अचीवर हमारे शहर में है और एक्सप्रेसो की मेहमान ना बने। सो ज़ारा नईम इज इन द स्टूडियोज राइट। एग्जैक्टली, ज़ारा नईम डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू शो ज़ारा, कैसी हैं आप? आई एम गुड। ज़ारा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ग्लोबली पाकिस्तान को इतना, हम सबको इतना प्राउड फील कराया, और ACCA मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है करना। सो इस हवाले से बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्ट, और फिर पढ़ाई और ये सारा कुछ और टॉप करना कैसा फील हो रहा है? I feel great.
It wasn't so hard for me क्योंकि मैं खुद हमेशा से काफ़ी डेडिकेटेड रही हूँ पढ़ाई को लेकर, काफ़ी मैं पैशनेट रही हूँ, मेरा शौक रहा है, तो feels good. अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना भी चाहिए। टफ कितना था ये करना? Was it tough? या फिर आपको लगा कि एक सर्टेन मैकेनिज्म को फॉलो करके, चूंकि अकाउंट्स के अंदर ऐसे ही होता है, अकाउंट नीड्स प्रैक्टिस ऑलवेज, आपको प्रैक्टिस करना होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको लगा कि एक सर्टेन मैकेनिज्म को फॉलो करके हो गया? नहीं, इफ़ यू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपर्ली, जो कि मैं करती हूँ, आई एम अ वेरी वेल प्लान पर्सन, मैं उस तरह से प्लान करके चलती गई तो हो गया। wasn't so tough, बिल्कुल था, ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी टू पास एन एग्जाम इन ACCA। किसी ने कहा था पेरेंट्स में से कि ये करना है या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट था आपका? आई डिडंट प्लान ऑन टॉपिंग ग्लोबली, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ग्लोबली टॉप करना प्लान नहीं था, लेकिन यू वर एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत I अच्छा just स्कोर wanted करोगे। good grades, I wanted good marks, that's what I've always wanted, इसलिए हो गया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जी आप पूछे। मैं पूछने वाली थी कितना पढ़ती हैं आप? हाँ, कितना पढ़ती हैं आप, ये बता दीजिए। रोज पढ़ती हूँ, इसलिए थोड़ा करके पढ़ती रहती हूँ, बट अराउंड एग्जाम सीजन फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, like 6 to 7 hours maybe a day। तो ठीक है, कुछ लोग मिक्स करते हैं अकाउंट्स को मैथ्स के साथ, हालांकि ये इंटायरली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो लोग जो कि बुक कीपिंग पढ़ते हैं या अकाउंट्स पढ़ते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? ये किस हद तक डिफिकल्ट है, किस हद तक डिफरेंट है? नहीं, दैट्स मैथ्स और अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैथ्स के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, अकाउंट्स में आपको परसेंटेजेस निकालनी आती हूँ, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ऐड माइनस। बाकी इसके अंदर लोग वैसे ही चल सकते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हों, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलना पड़ता है, एंड उस तरह के लोग एक्सेल करते हैं। फिर ACCA कन्वेंशनल डिग्री नहीं है, नॉर्मली लोग इसकी तरफ नहीं आते हैं, लोग बैचलर्स इन कॉमर्स कर लेते हैं, MBAs BBAs की तरफ आते हैं, आजकल स्टूडेंट्स में बड़ा ट्रेंड है। ACCA लोग इसलिए भी नहीं लेते कि थोड़ा लंबा है, फिर इसलिए भी नहीं लेते कि शायद पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि इतना कल्चर नहीं है और बाहर का एक्सपोजर ना हो तो लोग नहीं कर पाते। व्हाई डिड यू ऑप्टेड ACCA? कुछ स्पेसिफिक रीजन थी इसकी, क्या वजह थी? और ज़्यादातर आई थिंक ऑनलाइन ही किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा हम लोग की क्लासेस शिफ्ट हो गई, डिस्टेंट लर्निंग थी, इट वाज अ टफ टाइम, लेकिन बस अडाप्ट करना पड़ा, मेरी तरह बाकी सबको भी अडाप्ट करना पड़ा, बट आई थिंक कि बहुत अच्छा ACCA ने इवन कोरोना के टाइम में भी उन्होंने बहुत अच्छा उनका जो उन्होंने प्रोसीजर्स थे, उन्होंने सेफ्टी हर चीज़ जहन में रख के फिर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो हैं सेंटर बेस्ड किए थे, तो इट वाज रियली गुड। अच्छा ज़ाहिर, ये बताएं, ACCA में आपने ग्लोबली जॉब किया, हॉबीज़ क्या है? मुझे लगता है कि उसके साथ साथ लड़कियों का स्पेशली बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, आपने घर पे भी रहना है, यू सोशलाइज, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, सो क्या आपकी पैटर्न्स हैं या रूटीन है? पढ़ाई के अलावा मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी जैसी सब लड़कियों की होती है। अच्छा, बेहतरीन है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं बेकिंग भी करती हूँ, मैं आउटिंग भी करती हूँ, मैं आई डू फ्रीलांस मेकअप, तो उसके अलावा जो मुझे वक्त मिले मैं अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। चीज़ों को बैलेंस रखा हुआ है। सो हाउ इज द रिएक्शन अपने फ्रेंड्स का? दे वर एक्सपेक्टिंग कि ज़ारा टॉप कर लेगी? दे वर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, हाँ, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। कैसी न्यूज़ कैसी थी जब न्यूज़ पता चला? क्या आपको भी ट्विटर से पता चला या आपको पहले पता चल गया था, आपने चेक कर लिया? नहीं, मुझे तो ईमेल आ गई थी ACCA की तरफ से द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जाम, ऑफ द रिजल्ट्स, सॉरी, और उसके बाद मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, सो आई जस्ट रन टू माय पेरेंट्स, और मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये कर लिया, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो गया। अच्छा, आप जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बड़ी उनकी वैल्यू होती है और बड़ी कम है। बहुत सारे लोग जो अच्छी डिग्रीज कर लेते हैं या इंटरनेशनल डिग्रीज में टॉप कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, जाना बनता भी है। आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर? मुझे उम्मीद है कि मुझे पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आई एम वेरी होपफुल, बिकॉज ACCA को अब रिकग्निशन वो मिल रही है पाकिस्तान में, जो ग्लोबली भी मिलती है। तो यस, लेट्स सी। ज़ारा, जो लोग समझते हैं कि ACCA करना एक हवा है, बहुत मुश्किल काम है, उनको क्या बताओगी? क्या जिस तरह से आपने अपनी इस चीज़ को मैनेज किया, कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से जो तमाम लोग जो ACCA को परस्यू कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं इस हवाले से? मैं बस ये कहूँगी, अगर आपने ACCA पिक किया है अपने लिए, तो आप उसे पकड़ कर चलें, छोड़े मत दरमियान में कभी, बिकॉज देयर इज नथिंग यू कांट डू। क्योंकि नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत गलत अप्रोच होती है। अगर आपने चूज़ किया था तो किसी वजह से चूज़ किया होगा, तो आपका शौक है तो आप ज़रूर जाएं। अगर आपको ज़बरदस्ती आप खुद को उसमें डालें तो फिर इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू, लेकिन मेहनत करें एंड जस्ट प्रैक्टिस।
पाकिस्तान में चूंकि नए स्टार्टअप्स का बड़ा एक ट्रेंड आ रहा है, ओबियसली पाकिस्तान की ग्रोइंग इकोनॉमी आने वाले वक्त में हम देखते हैं और बहुत बड़ा मुल्क भी है, दुनिया का 6-7वां बड़ा मुल्क भी है, तो लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इसको लेकर आप वो जो लोग जो इस वक्त सिर्फ जॉब्स पे फोकस किए हुए हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ओबियसली आपका जॉब फोकस होता है, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए क्या कुछ सजेस्ट कर सकती हैं यंगस्टर्स को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आए, या बिजनेस कंसल्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूके वगैरह को लेकर, जहाँ की ये डिग्री भी है, तो इसमें क्या रोल हो सकता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप जैसे लोग का? नहीं, बिल्कुल, अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं, डिग्री नहीं, इट्स अ सर्टिफिकेशन एक्चुअली, अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। इफ़ यू डू दिस तो आप बेशक अकाउंटेंसी की तरफ जाएं, आप ऑडिटर बन जाएं, आप कंसल्टेंट बन जाएं, टैक्स कंसल्टेंट बन जाएं, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं जो आप प्रोफेशनल्स में पिक कर सकते हैं। If you are going to become an entrepreneur, then that's even better कि आपको know how होगा कि how things are running in the business. तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा एज मिल जाता है इफ़ यूर। डू यू थिंक कि हमारे अभी जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं, अब टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली आपने बोला ACCA को लेकर लोगों में अवेयरनेस आ रही है, बट स्टिल जिस तरह स्टार्टअप्स की इमरान ने बात की, दीगर चीज़ों की नई जनरेशन में इस हवाले से कोई रुझान या आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट लेवल उनका ज़्यादा डेवलप हो रहा है टाइम के साथ साथ? यस, बहुत ज़्यादा। मैं अब देखती हूँ कि पहले बहुत कम लोग थे जिनका मैंने सुना था कि ACCA करेंगे, सबका होता था ओके डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट अब जहाँ मैं आई स्टडी एट द स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, वहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो मेंबर्स भी बन जाते हैं ACCA के। सो ओवर द पास्ट 2 years मैंने वो ग्रो करते हुए देखा है अपने ही इंस्टीट्यूट में। सो आई एम श्योर पाकिस्तान में क्या रीजन है? अभी जब हम छोड़ने की बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे इसमें क्विट कर देते हैं, आपको क्या लगता है कंसिस्टेंसी की कमी है, फोकस नहीं होते, या क्या होता है? मतलब रीजन क्या समझ में आई आपको अब तक? ये दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिग्रीज, इस तरह से कि इसमें वो सेमेस्टर्स और वो चीज़ नहीं होती कि आपने सब्जेक्ट्स पढ़ने और बस आगे जाना है। सो इसमें होता है कि आपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इवन इफ यू फेल दैट्स फाइन, आपने बस पास करना है, बेशक फर्स्ट गो पे, बेशक फोर्थ गो पे, बेशक फिफ्थ गो पे। तो लोग जो है वो डिसहार्ट होके छोड़ देते हैं अक्सर। पेशेंस चाहिए इसके अंदर, बहुत पेशेंस चाहिए। जब वो मेरे साथ पढ़ती थी तो मैं ACCA कर रहा था, जब उसकी शादी हो गई मैं ACCA कर रहा था। सो दिस इज ऑब्वियस ज्यादा ये CA के बारे में, लेकिन ACCA को भी लोग रिलेट कर लेते हैं, ये दोनों डिफरेंट है। खैर ज़ारा, इट्स प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही छाती रहें ज़बरदस्त तरीके से आप। ज़ारा से हमने कोशिश की कि हम जो आपका गिला था उसको दूर करें, कैसे लोग सामने आने चाहिए, तो शी इज़ हियर एक्चुअली, उन्होंने प्रूव किया है, शी डिजर्व्स टू बी ऑन स्क्रीन्स इन द हार्ट्स एज वेल ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज, और तमाम ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं एंड विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। ज़ारा, थैंक यू सो मच। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे कोविड के हवाले से। तो पाकिस्तान में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो अमात की जो शरह उसकी तादाद में नुमाया कमी देखने में आई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्क भर में फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को, तो उनको वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। और वैक्सीन के दूसरे मरहले की बात की जाए तो उसमें जो उसका आगाज कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 65 साल जो 65 ईयर से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो वैक्सीन लगाने का अमल है वो मार्च में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वैक्सीन जो दरामद करने का अमल है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। और पाकिस्तान में बेसिकली इस पर बहुत ज्यादा बात भी हुई। 4 आलमी जो कंपनियां उनकी वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। इस वक्त पाकिस्तान में वजारत सेहत की जानिब से चाइनीज कंपनी जो है, चाइनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसा कि हमने आपको हेल्थ वर्कर्स के हवाले से अपडेट भी किया था। आइंदा 2 हफ्तों में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 आइंदा 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, खबरें ये हैं। और बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की 1,70,00,000 डोजेज मार्च में पाकिस्तान आएंगी, यानी कि अब से कुछ दिन के बाद ही। जबकि चीनी कंपनी जो साइनोफार्म है उसकी भी वैक्सीन जल्द पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। सो लोगों को बहुत ज़्यादा होप्स हैं इससे, और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं अब तक। जो लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं पाकिस्तान में ऐसा कोई भी गैर मामूली केस नहीं आया साइड इफेक्ट्स को लेकर जिसके खदशात मौजूद थे। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पर्टिनेंट पर्सनैलिटी हैं जिनसे हम इस हवाले से पूछ लेते होते हैं और वो हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सुबह खैर आपको। इन्फॉर्मेशन एक तो जो हमने दी है किस हद तक आप कहेंगी इसको कि ये ठीक है, और दूसरा ये कि अब गवर्नमेंट किन खतूत पे सोच रही है, खासतौर पे जब 65 साल से ज़ायद अफराद की हम उनकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये कितना टेक्निकली टफ मरहला होगा हुकूमत के लिए? जी देखें, इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई है
और बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है कि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि ये कुछ लोगों को नहीं लगनी, ये हमने पूरी टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचना है। तो इसके लिए एक नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है निम्स के नाम से, ये एनसीओसी ने मुरतब दिया है। ये एक बहुत बड़ा एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम और फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का, एक डेटाबेस मेंटेन करने का नादरा के साथ कोलैबोरेशन में। तो ये 1166 के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी और उसके बाद फिर इनका कोड जनरेट होगा, उसके मुताबिक जब ये उनको मैसेज आएगा कि उन्होंने कौन से सेंटर पे जाना है, किस दिन जाना है, तो जब लोग उसके मुताबिक अपने सेंटर्स पे जाएंगे वहां पर वो कोड दिखाया जाएगा और उनको फिर वैक्सीन लगेगी। और वैक्सीन लगते साथ ही वो डाटा जो है वो फीड हो जाएगा और ये कौन सी वैक्सीन किसको लगी है ये इस हद तक जो है ये इसको मॉनिटर किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें इस चीज को देखना चाहिए कि पाकिस्तान उन 65 ममालिक में है जिसमें वैक्सीनेशन शुरू हुई है। अभी तक दुनिया के 130 ममालिक में वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हो सकी। So we are lucky enough कि हम इस चीज़ पे हमने फर्दर पेशरफ्त हुई है। डॉक्टर साहब, जो फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स की हम बात कर रहे थे, उनको जो वैक्सीन का अमल था, और हमने में हमारी बात भी हुई थी कि कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं जितने रजिस्टर हुए हैं रिलक्टेंट है, नहीं लगवा रहे। इस हवाले से क्या अपडेट है कि किस हद तक जो सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है यह मामला कि हेल्थ प्रोफेशनल्स खुद वॉलंटरली वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखिए, इन सब हेल्थ प्रोफेशनल्स ने अपने आप को रजिस्टर तो कराया था, तो जाहिर है कि उन्होंने लगवानी थी तो कराया था, मगर थोड़ी सी हेजिटेंसी है उनमें। वेट एंड सी ऑब्जर्व करना चाह रहे कुछ दिन। मेरी जिनसे भी बात हुई है वो थोड़ी सी हेजिटेंसी है, वेट एंड सी कर रहे हैं। वो लगवाएंगे जरूर मगर थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं ताकि अपने कोलीग्स जिन्होंने लगाई है उनको वो क्लोजली वॉच करें। ठीक है, एक तो ये कि हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें कौन सी वैक्सीन मिल रही हैं, पाकिस्तान इसके ऊपर कितना ज़र मुबादला लगा रहा है, इसके हवाले से भी हमें बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि आगे बढ़कर अब इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है इस पे एनसीओसी की क्या फाइंडिंग्स हैं? किसी थर्ड वेव को तो खुदा न खास्ता एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम इस वक्त। जी, सबसे पहले तो ये कि जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म का आपने जिक्र किया उससे हमें एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन डोजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से 6 मिलियन यानी 60 लाख डोजेस तो इसी महीने के आखिर में ये जो एस्ट्राजेनेका है और ये कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को फ्री मिल रही है। और इसके अंदर भी ये है कि चूंकि पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस और उन्होंने जब पाकिस्तान की तैयारियां देखी, स्टोरेज के फॉर्म के स्टोरेज की तैयारियां, डिलीवरी की तैयारियां, आगे वैक्सीनेशन सेंटर्स इस तरह हमने बनाए, तो उसकी प्रिपेयर्डनेस देखते हुए कोवैक्स ने पाकिस्तान को बाकी ममालिक के मुकाबले में जल्दी प्रोवाइड कर दी है। अच्छा। दूसरी जो हम बुकिंग की आपने बात की है वो हम कैंसिनो बायो की हमारी उनके साथ प्री बुकिंग हुई भी थी क्योंकि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पर किए हैं। तो 21 मिलियन डोजेस की प्री बुकिंग हुई हुई है, जिसमें से 1 मिलियन डोजेस तो हम इसी क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाकी 20 मिलियन जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में मिल जाएंगी कैंसिनो बायो की। तो ये और बाकी भी जो हमें इस वक्त साइनोफार्म की भी जो मिली है और सारी वो भी फ्री मिली है, मगर परचेज करने की तरफ भी। डॉक्टर साहब, एक इसमें जिम्नी सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि ये तो हमें एक्सपेक्टेड है कि किस किस तारीख को में ये वैक्सीन मिल जाएंगी और अल्लाह करे उस तारीख तक अगर वैक्सीन मिल जाती हैं तो इसमें आपके जहन में टाइमलाइन क्या है कि इस टाइमलाइन के अंदर ये वैक्सीन लग भी जाएंगी सही अफराद को? देखिए, जो अभी तक हम लोगों के पास जो प्लान है जाहिर है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डिपेंडेंट है बाहर से वैक्सीन आने के ऊपर, मगर अभी तक हमारे साथ जो कमिटमेंट्स हैं मैं समझती हूँ कि सितंबर के महीने तक हम अपनी 30-35% पॉपुलेशन को जो है टारगेट पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे और बाय एंड ऑफ द ईयर 2021 मेजॉरिटी जो है वो जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कवर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम बात करें सूबों के हवाले से और साथ साथ निजी कंपनियों को भी इजाजत दी थी कि वैक्सीन मंगवाई जाएगी और वही बात हम दोबारा से करेंगे जब इजाजत दे दी गई है, सूबों को भी दे दी गई है, तो इसमें जो एक कह लें अमल होगा इसको ऑथेंटिक या इसको रिलायबल करने के लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, प्राइवेट कंपनीज को परमिशन उनको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दी गई है कि वो मंगवा सकते हैं, मगर उसके लिए उनको कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो जाहिर है ड्रैफ्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी, उसके अंदर उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ड्रैफ्ट से जो अप्रूव्ड वैक्सीन होंगी वो वाली वो मंगवाने के अहल होंगे और जाहिर है कि उनकी भी एक मॉनिटरिंग और एक प्रोसीजर चलेगा। मगर यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी स्मॉल क्वांटिटीज की डिलीवरी जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मगर ये भी यहाँ पर ये मैं बता दूं कि लोगों को डिपेंडेंट
आम पॉपुलेशन को इस पे नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं कि हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर करना है। ये जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो लगवाना चाहते हैं टाइम अपनी बारी आने से पहले, वो इसको यूज करें। तमाम पॉपुलेशन की जिम्मेदारी हुकूमत ने ली हुई और हम इंशाल्लाह ताला उसको पूरा करें इंशाल्लाह। एक तो इसकी प्राइसेस के हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कोविड टेस्ट में भी काफी इबाम रहा था प्राइसेस को लेकर और क्वालिटी को लेकर। और दूसरा, इस वक्त जो SOPs दिए हुए हैं है, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप पहले दे दें। जो SOPs जिसको इस वक्त मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स या मुख्तलिफ इदारे फॉलो कर रहे हैं, ये कब तक चलेंगे? जैसे अब रेस्टोरेंट्स के अंदर अभी भी डाइन इन की इजाज़त नहीं है, लोगों ने आउटसाइड डाइन आउट का निज़ाम किया हुआ है। स्कूल्स के अंदर भी ऑल्टरनेटिव डेज का जो सिलसिला था, तो ये कब तक आपको लगता है कि, या NCOC क्या सोच रही है, कब तक इन SOPs के साथ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड हैज़ टू स्टे येट जैसे लगता है? जी देखिए, ये जिससे डेली बेसिस के ऊपर NCOC अपने आदाद शुमार इशू करते हैं, उसमें एक पॉजिटिविटी रेट का भी एक नंबर होता है, जो पीछे जब सेकंड वेव पीक पे गई थी तो वो कोई 10% के करीब भी चला गया था, और बाद सूबों और रीजन्स में वो 15-16% के पास भी चला गया था। अब वो ग्रेजुअली डिक्लाइन के ऊपर है और अभी 3% के आसपास वो आ गया है। अभी इसको हाले 1% तक आएगा या इससे थोड़ा सा कम होगा तो फिर रिव्यू की जाएंगी तमाम सिचुएशंस को और फिर रिलैक्सेशंस जो हैं तब, मगर अभी पॉजिटिविटी रेट जो है उसको भी मजीद नीचे आने का इंतजार है। तो डॉक्टर साहब, अभी अपने जिस तरह से इमरान ने कहा कि हमें कीमतों के हवाले से लाजमी बताइएगा, क्योंकि जब हमने देखा था कि कोविड के टेस्ट भी हो रहे थे तब भी निजी कंपनियों, जो निजी लैब्स थी, उनमें कुछ इबाम था, कुछ ऐसे मामला थे कि हमें जो टेस्ट का जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, फिर उसकी रिलायबिलिटी बहुत उस तरह से नहीं थी। सो ये आपने जब निजी कंपनियों की बात की, तो इसको मेक श्योर करना कि कीमतें भी आवाम की जो कहले पहुंच में हो और तमाम प्रोसीजर को मैकेनिज्म के साथ चलाया जाए, क्या आप इस हवाले से कहेंगे? जी देखिए, ड्रैप के पास कोई भी दवाई जब आती है मुल्क में तो उसकी प्राइस को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है, जो कि बाकायदा एक लॉ में दर्ज है। ड्रैप रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक लॉ है और उसमें प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो दी गई है और उसके मुताबिक दवाइयों की प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने कुछ रेफरेंस कंट्रीज रखी हुई है जिनके साथ हम दवाइयों की प्राइसेस को कंपेयर करके तो यहाँ पर डिटरमिन करते हैं। अब ये जो कोरोना वैक्सीन है ये पहली दफा दुनिया में आई है और जो हमारी रेफरेंस कंट्रीज जो हमने अपने ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज रखे हैं जिनके साथ प्राइसेस को कंपेयर करके प्राइस डिटरमिन होती है, वहां कहीं पर भी इस वक्त कोरोना वैक्सीन जो है वो नहीं मौजूद, इसलिए हमारे पास रेफरेंस रेंजेस मौजूद नहीं है। तो इसके लिए लॉ में थोड़े से हमें चले एक तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आपका कंसर्न है और देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। कोविड को गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है, बड़ा विजिलेंटली हैंडल किया है एंड यू आर वन ऑफ द पर्सनालिटीज जिसको मैंने पहले भी कहता हूं कि पहले दिन से ऑन फ्रंट लाइन आप मीडिया का जो सेक्शन है इसको संभाले हुए, हमें राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे देती रही है। थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप। बहुत जबरदस्त आपसे लगता है इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जान के। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी वराए हेल्थ हैं, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और कौम को बता रही थी कि इंशाल्लाह बाय सितंबर 35% ऑफ पॉपुलेशन जो है 35% आबादी के हवाले से उन्होंने कहा कि कैटर कर लिया जाएगा और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम तरह आबादी जो और आप वैक्सीन लगवा लें, मतलब इबाम ना रखें अपने। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। में बात करी थी इमरान से। इमरान, आपने कभी साइंस में जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ली है जितने सेगमेंट की वजह से? नहीं, ये लाइट बात है। ये लाइट बात थी, आपने फील नहीं की। साइंस में दिलचस्पी मैंने ली थी उस दिन, मैं इनसे कुछ साइंस सीखने की कोशिश कर रहा था और ये मुझे कुछ साइंस बता रही थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मैं ये बता सकती हूँ। अच्छा, अब ये फिर मुझे कहेंगे कि ये बात नहीं करती थी। कुछ लोग साइंस से बहुत मारते हैं हर चीज के अंदर ना, हमारा उर्फे आम है कि यार साइंस ना मारा। लोग साइंस नहीं मारनी है आपने हर चीज में, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सेगमेंट जो है उसको बहुत पजीराई मिलती है और साइंस इन टेक में चूंकि बच्चों के इंटरेस्ट की चीज है, हमें व्हाट्सएप पे हमारे सोशल मीडिया 2 दिन के बाद मरीख पे इंसान पहुंच रहा है, मतलब मशीनें पहुंच रही हैं। आप भी नहीं बताना था ना, वकार अहमद मलिक बताएंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। बात करेंगे हम मार्स मिशन की। नासा की जो मशीन है परसेवरेंस, वो लैंड कर रही है 18 फरवरी 2021 को। आपको याद होगा हमने आपको इसी एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो में बताया था कि ये जो मशीन है ये 30 जुलाई 2020 को यहाँ से इसका सफ़र स्टार्ट हुआ था और ये बहुत हवालों से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है क्योंकि ये मोस्ट हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि नासा अपनी तारीख में पहली दफ़ा मार्स के ऊपर उतारना चाहता है। और दूसरा जो है कि इसके अंदर जो गैजेट्स हैं और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है
और इस हवाले से डेफिनेटली वो जो तज्जियाती रिपोर्ट हमें भेजेगी उस पर कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़े नज़रियात जो हैं वो हम कायम कर सकते हैं। जिस क्रेटर, जिस लेक में इस परसेवरेंस ने उतरना है, उसके हवाले से आपको बताऊं कि उसकी जो उम्र है वो 3.9 अरब साल है। यानी 3.9 अरब साल पुराना जो क्रेटर है उसके अंदर उसने उतरना है और वहाँ से माइक्रोफॉसिल्स और मुख्तलिफ जो तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं वो हमें देनी है, जिसको बुनियाद बनाकर डेफिनेटली बड़े बड़े नज़रियात जो है वो वज़ा किए जाते हैं। 23 करोड़ किलोमीटर के सफ़र के बाद अब क्योंकि उसने एनवायरनमेंट को हिट करना है स्पेसक्राफ्ट ने, जब वो हिट करेगा तो उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो 12,000 माइल्स पर आवर होगी और उसके 7 मिनट्स के बाद उसने मार्स के ऊपर लैंड करना है, जहाँ पे उसने 0 माइल्स पर आवर की स्पीड तक उसने अपने आप को रिड्यूस करना है। तो इस 7 मिनट्स को कहा जा रहा है 7 मिनट्स ऑफ टेरर, और शायद ये सवाल से भी कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ का जो रेडियो सिग्नल है वो अर्थ तक पहुँचने में 10 मिनट लेता है। तो आप यूँ समझिए कि हम बिल्कुल ब्लैंक होंगे अगर कुछ उस रोवर को होता भी है। बहरहाल दुआ ये करनी चाहिए कि वो जो परसेवरेंस है वो बखैर व खूबी वहाँ पे लैंड कर जाए। इसमें गैजेट्स और टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है तो हमें बहुत मदद दे सकती है मार्स को समझने में और डेफिनेटली अपने सोलर सिस्टम को समझने में, क्योंकि ये 3.9 अरब साल पुराना क्रेटर है जिसके अंदर ये लैंड करेगी। और आपको मालूम है कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है इसकी उम्र जो है ये तकरीबन 4.53 बिलियन ईयर्स 4.53 अरब साल पुरानी है। तो इस हवाले से ये एक अहम मिशन है। 18 फरवरी 2021 जो है वो स्पेस साइंस के हवाले से बहरहाल एक अहम दिन है और उसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डेफिनेटली उस पर नासा की वो सारी कमेंट्री भी चल रही होगी। लेकिन नासा पब्लिक टीवी जो है वो स्पेशल, डेफिनेटली उसकी सारी ब्रॉडकास्टिंग स्पेशल होगी, वो कमेंट्री करेगा क्योंकि इसको कोई अभी टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे नहीं पहुंचे कि इसको लाइव दिखाया जा सके, लेकिन वो लम्हा ब लम्हा कमेंट्री करेंगे। तो अपने बच्चों को भी कहिए, आप खुद भी नासा पब्लिक टीवी पे या उनके यूट्यूब या उनके फेसबुक पेज या किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे और उनकी नशरियात आती हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है ताकि आपके बच्चों के अंदर भी खलाई साइंस का शौक पैदा हो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। और आगे बढ़ते हुए अब आपको हम एक कप कॉफी का पिलाएंगे, लेकिन अकेले नहीं पिलाएंगे। हिना नियाज़ी कप ऑफ कॉफी आपको पिलाएंगी जवाद बशीर के साथ, डॉक्टर और बिल्ला मशहूर बैंड, और उनकी जिंदगी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है, सारे मामले पे बात करेंगे ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। सो लेट्स गो विद हिना नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्रेसो। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की शख्सियत से कराने लगी हूँ जिनकी एक अलग पहचान है। जी हाँ, मैं आपकी आज मुलाकात करवाने लगी हूँ बहुत मशहूर पाकिस्तानी एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर जवाद बशीर से। तो आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि उनका शोबिज़ इंडस्ट्री का सफ़र कैसा गुजर रहा है। और इस वक्त मैं जवाद बशीर के साथ मौजूद हूं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बचपन में कैसे थे। जवाद, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बचपन कैसा गुजरा। बचपन मेरा ऐसा था कि गलियों में एक जैसे होते हैं ना बच्चे नंगे पाँव क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अच्छा। तो बस उनमें से एक बच्चा मैं भी था, शरारती, बदतमीज, भागने वाला, घर से भागने वाला, क्रिकेट खेलता, क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। अच्छा, क्रिकेट। तो वो हमारे वो मोहल्ले होते थे, वो मोहल्लों में हम रहते होते थे बचपन में। तो बस वालिद साहब मेरे बड़े सख्त थे। अच्छा। और मगरिब के बाद हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी और वो कहते थे पढ़ाई करो। पढ़ाई में दिल आपको पता लगता नहीं था। तो बस अब झुक के दीवारें टाप के जाते थे और क्रिकेट खेलते हुए गुजरा है, एंजॉय किया है बचपन में। जवाद, कोई ऐसी शरारत जिसकी वजह से घर में मार पड़ी हो? रोज ही पड़ती थी माशाल्लाह। अच्छा। तो वो शरारतें क्या होनी है, बस दिल ही नहीं करता था, बागी से बच्चे थे। तो स्कूल से भागा था एक दफा, बहुत मार पड़ी थी। बसंत होती थी उस जमाने में, तो वो पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। तो वो हम कुछ 4 बच्चे थे छोटे छोटे, हमने मिलके प्लान बनाया कि हम स्कूल से भागेंगे और हमारा स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो वहाँ पे ऐसा कभी मेरा ख्याल है हिस्ट्री में मैं अकेला ही हूँगा जो भागा हूँगा वहाँ से। अच्छा। तो हम पीछे से टाप के दीवार भागे और फिर पकड़े गए। तो बस फिर मार पड़ी। और इस तरह की बहुत सी चीजें मैं करता ही रहता था अक्सर, कुछ ना कुछ। अक्सर मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बुलाया होता था कि ये क्या बच्चा है। बहुत नॉटी थे मतलब आप। हाँ बस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बचपन से ही आपको शोबिज में आने का शौक था? सोचा था कि एक्टिंग भी करनी है, सिंगिंग भी करनी है, डायरेक्शन भी करनी है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आप यकीन करें ये आर्ट वार्ट के स्पेलिंग भी नहीं आते थे।
मुझे तो क्रिकेटर बनने का शौक था बचपन में। तो ये इतना जबरदस्त जो अब आप आर्टिस्ट हैं, ये फिर कहाँ से आया? ये पता नहीं, कैसे कोई आया? अल्लाह ताला ने असल में दाना पानी लिखा होता है सबका। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान बड़ा कुछ एक होता है हमारा प्लान, हिना का प्लान, जवाद का प्लान, और एक होता है गॉड्स प्लान। तो वो गॉड जो होता है वो अल्लाह आपको उस रास्ते पे डाल देता है। तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी शोबिज़ में आऊँगा, और मैं एक्चुअली एनसी आ गया किसी तरह एक्सीडेंटली। तो जब एनसी आया तो मेरी तो आंखें खुल गई कि ये क्या दुनिया है, ये क्या हो रहा है। तो मतलब एनसी आने तक मुझे आई हैड नो आइडिया कि आर्ट क्या होता है और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है। वहाँ पे एनसीए में जब मैंने ये परफॉर्मेंसेस थिएटर की देखी तो आई वॉज अमेज्ड। मैंने तो ज़िंदगी, मेरा सच्ची बात है, कोई एक्सपोजर नहीं था ख़ास। तो जब मैं आई वेंट टू एनसीए फॉर सम रीज़न, तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने हमें वो परफॉर्मेंसेस दिखाई हमारे सीनियर्स ने, तो आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा यार ये काम कर रहा है मैंने, ये करना है। और फिर मैंने ऑडिशन दिया जाके, मैं और एहसन रहीम, वो भी डायरेक्टर है बहुत बड़ा, और हम क्लास फेलोज थे। और हम दोनों के वहमो गुमा, वो खैर आर्टिस्ट है, वो बॉर्न आर्टिस्ट है, उसकी ड्राइंग वगैरह बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा। हम दोनों को शौक चढ़ा कि हमने ये काम करना है, और हम ऑडिशन देने गए दोनों, और हम दोनों रिजेक्ट हो गए। जो हमने जिंदगी का पहला ऑडिशन दिया था, उसमें रिजेक्ट हो गए। जी एनसीए में हमने, आज मैं बड़ा एक्टर बन के बड़ा हीरो बनता फिर रहा हूँ। वो हम पहले गए तो उन्होंने कहा यार तुम्हें किसने कहा है कि तुमने एक्टिंग अच्छा, करनी। तो फिर वो डिसअपॉइंट नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा ठीक ही कह रहे हैं। हमने फिर ये किया कि हमें कुछ आइडियाज खुद बहुत आते थे। अच्छा। तो वो मैंने और एहसन ने मिल के अपनी चीज़ डेवलप कर ली कोई वहाँ कॉलेज में, और फिर हम प्रिंसिपल के पास गए और हमने कहा हमने ये करना है। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी कि आप कर लें, ये खुद से किसी क्लब के अंडर ना करें। तो हमने फिर वो परफॉर्म कर दिया, तो वो पसंद आ गया लोगों को, हिट हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस इंडस्ट्री में से, हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री में से किसी भी एक अच्छे एक्टर का नाम लें, एक अच्छे सिंगर का नाम लें और एक अच्छे डायरेक्टर का, तो कौन वो 3 लोग होंगे? देखिए डायरेक्टर पे तो बहस ही कोई नहीं है। वो जो मेरा फेवरेट डायरेक्टर है वो एहसन रहीम है, इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त है जी, दोस्त तो सारे ही हैं माशाल्लाह। डायरेक्टर सारे ही बड़े अच्छे हैं, एक्टर्स में भी बहुत अच्छे हैं, इसी तरह ही हैं। अगर आप बताना, एक लड़की एक लड़का। अच्छा लड़ेंगे, ये आपने मुसीबत में डाल दी मुझे, लेकिन चले अब बाकी लड़कियों से मैं सारी लड़कियों से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। मैं एक नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अच्छी, बाकी भी बहुत अच्छी हैं, और मैंने सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया हुआ है। एक्सीलेंट हमारी एक्ट्रेसेस हैं आजकल। अब जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं इस फेज में, जो मैं देखता हूँ, सजल अली इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। बंदों में भी बहुत लोग हैं, अब उसमें कॉमेडी के अलहदा हैं, सीरियस अलहदा हैं। कॉमेडी में अहमद बट आई रियली लाइक हिम। वासे चौधरी, आई लव हिम। ये असल में अब सारे दोस्त हैं। फैसल कुरैशी हमारे साथ, यूफोन में जितने भी थे, अदील हाशमी है, मिकाल है। कॉमेडी में आई लव देम। सीरियस में देयर इज अ लॉन्ग रेंज, उसमें कुछ मैच्योर लेवल पे हैं, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद। आई रियली लाइक हुमायूं सईद। मुझे ये बताएं कि जब आप ये शोबिज़ में आए तो घर में किसने सपोर्ट किया और किसने कहा कि भाई खबरदार अगर किसी चीज़ का नाम भी लिया? घर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली शुरू में, बिल्कुल इनिशियल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली हम जब टेलीविजन पे आए तो हम वी वर स्टूडेंट्स, तो वो सब ने कहा पोजीशन थोड़ी सी मिली, लेकिन क्योंकि मैं एक बागी बच्चा था और मैंने कहा जी मैंने तो यही करना है, मुझे तो ख्वाब आ गई, कह दिया, झूठ बोल दिया, ख्वाब क्या आ गई, तो मैंने तो ये करना है। फिर एक्चुअली मेरी वालदा को ख्वाब आया, मेरी अम्मी ने एक दिन मुझे उठी और उन्होंने कहा कि तू यही कर काम। व्हेन आई डिड 3/3 इन 90s, लेट 90s की शायद बात है, वो फिर ऑफ कोर्स बहुत हिट हो गया। तो लोगों ने फिर आके जब कहा मेरे घर वालों को, तो फिर वो थोड़ा सा वो हुए कि नहीं यार ये कुछ सीरियस काम है जो ये कर रहा है, तो चलो पैसे नहीं कमा रहा है। और मतलब कुकिंग का शौक है? मुझे कुकिंग का शौक बड़ा है, आती नहीं है लेकिन चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, मैं पूछने वाली थी कि कुकिंग का अगर शौक है तो क्या अच्छा बनाना है? शौक बड़ा है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करूँ और वो सारा मसाले डालूं। अकेला रहता हूँ तो बड़ा मजा आता है ये चीजें करने का। शौक पूरा नहीं किया कभी। चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा जवाद, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मुझे देख के आपके माइंड में आता हो यार ये वाला कैरेक्टर तो ये कर सकती है, तो कौन सा होगा? मेरा ये मानना है कि जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अरे वाह, आप तो आर्टिस्ट हैं बड़ी अच्छी। मेरा ख्याल है आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। फिर भी कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगता है कि यार ये इस पे सूट करेगा? आप पे
क्या कैरेक्टर सूट करेगा, मतलब मैं आपको कैरेक्टर बताऊं जी। मेरे ख्याल में आप बहुत से कैरेक्टर्स कर सकती हैं। आपके अंदर बहुत से शेड्स हैं। ओए वाह। अब ये मैं आपको वैसे ही एक जनरली देख के एक एनालिसिस, डायरेक्टर्स एनालिसिस कर रहा हूं। या। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि आपने हॉरर फिल्म जो आपकी है माया, क्या उस तरह के बाकी और प्रोजेक्ट्स कोई फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। मुझे एक्चुअली लोगों ने मुझे कॉमेडी में देखा है ज़्यादा, लेकिन ये है कि हॉरर भी एक एरिया है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक स्ट्रीक है आप में, तो मेरे अंदर भी एक स्ट्रीक है जो लोगों पे अभी विजिबल नहीं है। वो दैट्स वेरी डार्क। उसको मैं लोगों से छुपा के रखता हूँ उस साइड को, बिकॉज वो लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ मसला ये है कि अब मुझे लोगों ने 25 साल से कॉमेडी में देखा है, तो जब तक मैं उनको हंसाऊंगा नहीं तो उनको मज़ा नहीं आएगा। उनको कोई जवाद ने फ़नी बात क्यों नहीं की, जवाद ने कोई फ़नी ड्रामा क्यों नहीं बनाया या फ़नी फिल्म क्यों नहीं बनाई, वो मैं ज़रूर करूँगा। वो लोगों का प्यार है, उसी की वजह से हम हैं। ये अब जो मैं फिल्म बना रहा हूँ और जो नई फिल्म मैं लिख रहा हूँ इस वक्त, उसमें मैं खुद हूँ मेन पे, बट मेरा प्लान जो है वो बहुत डार्क फिल्में बनाने का भी है। और वो माया तो एक पहला स्टेप था उसकी तरफ, और वो बिल्कुल 2014 की बात है, बड़ी पुरानी बात है। उस वक्त मैं देखिए इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। तो ऑफ कोर्स जो मैं 2014 में मुझे आता था, अब 2021 में उससे बहुत बेहतर आता है मुझे। तो अब मैं जब मैं हॉरर फिल्म बनाऊंगा तो वो लार्जर देन उससे बहुत बेहतर होगी। ऑफ कोर्स वेब सीरीज है मिस्टर एंड मिसेस के नाम से, तो वो भी मैं खुद ही हूँ उसमें, और मैं बना भी खुद रहा हूँ, और अच्छे स्केल पे हम उसको वेब सीरीज को कर रहे हैं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो वेब पे ही मैं शायद पहले हॉरर ट्राई करूँ, और फिर मैंने थिएटर में यानी सिनेमा में ज़रूर हॉरर करना है, और वो मैं कर सकता हूँ। मेरी रिसर्च बहुत है हॉरर पे, मैंने बहुत देखा है, बहुत उसको समझा है। अच्छा जवाद, आपने बहुत सारे गाने भी गाए, मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपका फेवरेट है और हमें गुनगुना कर भी वो सुना दें। मेरा एक ही गाना फेवरेट है, वो जो मेरे दिल से बड़ा निकला हुआ है। प्लीज। और वही लोगों को भी वही पसंद है गाना। असल में मैं सिंगर तो हूँ नहीं, वो बस एम ही हॉस्टल में एक रात बैठे हुए थे, मैं हॉस्टल में रहता था उस वक्त कॉलेज में जब होते थे, तो वहाँ बैठे बैठे ऐसी रात को गिटार मेरे हाथ में आया, तो मैं बड़े किसी पता नहीं किस मूड में था, कोई रोमांटिक मूड में था या पता नहीं कौन से मूड में था, तो मैंने वो टुक टुक किया, तो उसमें से वो गाना निकल आया जो आज तक लोग बस वो बन जाती हैं। कभी ऐसी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनती हैं ऐसी चीज़ें, वो मेरे से बन गई। उसके बाद मैं 20 साल हो गए लगा हुआ, 20 साल पहले बना था ये गाना, वो नहीं बनती, वो नहीं बनी उससे। तो हमें प्लीज गुनगुना के सुना। मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, जी, पता नहीं भूल भी गया हुआ मुझे, बट सुना देता हूँ। मुझे तुमसे हो गया है प्यार, अब क्या करूं, हाँ मैं तन्हार में बेकरार, अब क्या करूं, सारी बातें छोड़ ऐसे न मुंह मोड़, सारी बातें छोड़ ऐसे न मुंह मोड़, तेरे जय नहीं लबनी हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। जवाद, आपकी हर चीज में कॉमेडी की एक झलक नजर आती है, एक्टिंग में, कमर्शियल्स में, डायरेक्शन में, क्या वजह है? एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी है थोड़ी सी, मैं हूँ पागल सा थोड़ा सा। आई लाइक कॉमेडी, मुझे हंसना अच्छा लगता है। खुश रहते हैं क्या लोगों, क्योंकि आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे जो है ना मुस्कुराहटें आती मुझे ये हैं। बहुत जबरदस्त फीलिंग है, मेरा ख्याल है ये सदका जारी है। अच्छा जवाब, जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, सिंगिंग में आना चाहते हैं, डायरेक्शन में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आजकल तो मसला ही कोई नहीं है, टिकटॉक तो फलाना तो टिकड़ा। हाँ, आजकल what's your take on TikTok? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम लोगों का सीन खत्म हो गया मैम। हम लोगों से मतलब है स्टार्स। एग्जैक्टली, मतलब टिकटॉक पे जो है ना आजकल वही स्टार मैंने है। ये नोट किया है कि अब लोग इतनी खातिर में नहीं लाते स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को कम लाते हैं अब खातिर में। पहले बहुत होता था कि सेलिब्रिटी आ जाती थी तो मुसीबत पड़ जाती थी लोगों को, अब नहीं पड़ती किसी को मुसीबत। अब सारे कहते हैं यार मैं खुद स्टार हूँ, ये फोन है ना, आप टिकटॉक पे हम नहीं, अच्छा फिर ठीक है, हाँ, फिर आप स्टार नहीं है। लोग टिकटॉक स्टार तो फलाना, यूट्यूब स्टार तो वही, हम तो इस मामले में बहुत आउटडेटेड है। मैंने कहा यार अच्छा नहीं है। ओके बड़ी देर। तो आजकल तो किसी को क्या मैंने मशवरा देना है, वो तो लोग मुझे आगे बताते हैं कि यार ये क्यों नहीं कर लेते आप,
तो मैंने किसी को क्या मशवरा देना है, वो जिनको देना है वो मुझे बताते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा यार ये कैसे होता है, इस बटन को दबाओ तो ये होता है। फ्यूचर में क्या कोई टिकटॉक पे आने का प्लान है? नहीं, मेरा प्लान तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ गई कि टिकटॉक के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, मेरा तो कोई यूट्यूब पे आने का भी प्लान नहीं था, और फेसबुक पे मैं तो बड़ा अनसोशल आदमी हूँ। मेरी एक अपनी लाइफ होती है और मेरा एंड यू लिव इन योर ओन बबल। यस ऑफ कोर्स मेरा एक बबल है और मेरा कंफर्ट जोन है, मैं तो उसके अंदर रहता हूँ। मैं आज काम भी बड़ा सिलेक्टेड करता हूँ। अब मैं मेन स्ट्रीम में मुझे प्यार है सबसे, मेरे दोस्त हैं सारे, बट मैं मेन स्ट्रीम में बहुत कम काम करता हूँ। थैंक यू सो मच जवाद फॉर योर टाइम। मोस्ट आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने शो में। नहीं, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। तो हुकूमत का मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। मईशत जो है बेहतरी की जानिब गामज़द है। तरसीलात ज़र में मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में खुशखबरी भी सुनाई कि फरवरी में जो तरसीलात ज़र है वो जनवरी के मुकाबले में 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा रही है, जो कि मुसलसल 8 माह से बढ़ रही है। बड़ी सनतों की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनत की ग्रोथ में 11.4% इजाफा हुआ है और डॉलर की कीमत मजीद कम हो रही है। ये अच्छी खबरें हैं। रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। मुशीर तिजारत के मुताबिक मुआशी इस्लाहत के नतीजे में पाकिस्तान की EODB यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है उसमें भी गैर मामूली बेहतरी आई है। गैर मामूली तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी गुज़िश्ता माह की निस्बत 12% इजाफा देखने में आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में वज़ीर आज़म ने कल जो समरी गई थी उन्होंने मंजूर नहीं की, जो आपको डर लग रहा था कि पेट्रोल फिर महंगा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए उनका ये कहना था कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाएंगे, लेकिन अब हर चुके 15 दिन के बाद ये प्राइस रिवाइज होती है और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है मुसलसल इंटरनेशनल मार्केट में, तो देखना होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। महंगाई सबसे बड़ा मसला है आवाम का, और महंगाई अब भी है, चीजें महंगी हैं, हम सबका मसला है, सबका मसला है, वो अभी तक काबू में नहीं आ रहे। खैर, इस सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। ये जो बिजली का मामला है, पेट्रोल प्राइसेस हैं, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि अच्छी खबरें भी आनी है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट। उनसे हम पूछते हैं कि वो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारे लिए। एक तो ये जो रेमिटेंसेस का सिलसिला डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड है। अगर ये चलता है, मुझे तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी लगता है। शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे लोगों का ट्रस्ट ही कह लीजिए, या इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको बूस्ट कर रहे हैं, और मजीद हम इसको कैसे एनहांस करें। ये ऐसा एक आपको मालूम है सेक्टर है जिससे हमें इतने पैसे आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 10% ऑफ GDP जो कि रेमिटेंसेस है। जी शुक्रिया। इसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हुंडी और हवाले के सिलसिले को आहिस्ता आहिस्ता कर्व करना है। फैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो पहले इनफॉर्मल और आप उनको कुछ हद तक इलीगल मीन्स ऑफ ट्रांसफर थे, उनको फेज आउट किया जा रहा है। एक और इसमें जो फैक्टर है वो ये है कि स्पेशली अगर आप देखें, सऊदी अरब से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आई हैं, जो ब्रेक डाउन मिला है। उसके बाद UAE है, तो ये वो मुल्क थे यहाँ पे ज़ायरीन या विजिटर्स जाते थे, और ये उनको वापसी पे उनके कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार कुछ पैसे दे देते थे कि अच्छा हमारे घर पे जाके दे देना। तो कोविड की वजह से जो कि पिछले 1 साल से वो सिलसिला भी बंद है, तो अब सिर्फ एक ही चैनल रह गया और वो है फॉर्मल चैनल। तो ये तो कहा जा सकता है कि अब जो फॉर्मल चैनल्स पे रेमिटेंसेस है उनकी जो है इस्तेमाल, उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक खुशाइन ट्रेंड है, और उसकी वजह से इसको डॉक्यूमेंट करने में भी हेल्प होती है। लेकिन शायद ये कहना थोड़ा सा भी कबल वक्त होगा कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। रेमिटेंसेस नहीं है, वो पहले इनफॉर्मल चैनल से आ रही थी, अब वही जो चैनल है फॉर्मल चैनल होता जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है हुकूमत के पास कि सिर्फ एक सेक्टर के अंदर, चाहे कोविड की वजह से या कुछ हुकूमती ट्रस्ट या पॉलिसीज की वजह से, अगर हुंडी और हवाले को डिस्करेजमेंट हुई है, तो इतना एक जबरदस्त, इतना एक रैपिड बूस्ट हम देख रहे हैं। तो अगर यही थोड़ी सी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो FBR में हो जाएं, या हमारी दीगर जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं इकोनॉमी को लेकर उसमें हो जाएं, तो बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आ सकते हैं और गवर्नमेंट इस हॉट वाटर से निकल सकती है। व्हाट डू यू से डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि इसमें बुनियादी तौर पे लोगों को जब फैसिलिटेट किया जाता है, उनको एक आसान रास्ता दिखाया जाता है, तो लोग उसको अमल करते हैं। पहले यह था कि बैंकिंग चैनल के जरिए लोगों का ये ख्याल होता था कि पेमेंट लेट हो जाएंगी या उनको कुछ फी देना पड़ेगी,
हुंडी और हवाला इसलिए आसान समझा जाता था कि जो ही आपने फोन किया दूसरी तरफ रकम मिल गई। अब वो सारी चीजें जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अगर हासिल हो सकती हैं तो लोग जो है वो हुंडी हवाला पे नहीं जाएंगे। और इसी तरह से जैसा कि आपने फरमाया, अगर बाकी सेक्टर्स जो है वहां पे भी सहूलत पैदा कर दी जाए और लोगों को पता हो कि ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जिसके जरिए उनको उनके इशू का हल मिल जाएगा, तो वो फिर बैकडोर चैनल इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अभी हम जो हुकूमत की पॉलिसीज है उसके हवाले से बात करें, वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में भी सारी खुशखबरियाँ दी कि माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी आ रही है इकॉनमी में। अब महंगाई के हवाले से बेसिकली ये आप समेत हम सब का मसला है, जो आम पब्लिक की अगर हम बात करें, सो महंगाई के हवाले से अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की हम बात करें, वो इतनी कारगर साबित क्यों नहीं हो रही? महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? महंगाई जो है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकेगी। महंगाई के लिए सूबाई हुकूमतों का तावन भी चाहिए, महंगाई के लिए ज़िलाई हुकूमतों का क़याम अमल में लाना भी जरूरी है। सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। बदकिस्मती ये है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं है, लोकल गवर्नमेंट सेटअप नहीं है, तो इसलिए सारा का सारा जो ब्रंट है वो फेडरल गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। अब अगर और उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ होता है अमल दखल जो है हमारी फेडरल लेवल की पॉलिसीज का, लेकिन अगर सिंध में चीज़ों की कीमतें जो बढ़ रही होती हैं या बलूचिस्तान में बढ़ रही हैं, या केपी में बढ़ रही हैं, पंजाब में बढ़ रही होंगी, तो वो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सके। उनमें से मेजॉरिटी सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के मैंडेट में आते ही नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है पॉलिटिकली, एथिकली, मॉरली कि जहां जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, स्पेशली पंजाब और केपी में, वहां पे महंगाई को कंट्रोल करना जो है वो पीटीआई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। लेकिन ज़िलाई हुकूमतें जो हैं जब तक वो नहीं आएंगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब तक वो फाल नहीं होगी, तब तक शायद बहुत पॉजिटिव सूरत हाल जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है, स्पेशली होर्डिंग पे या बाकी चीजों के रेट। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हम जो वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और हमारा ये शेवा है कि हम मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं जिनको देखकर न सिर्फ आपको हिम्मत मिलती है बल्कि मुआशरे के अंदर एक ऐसा तासुर भी जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि शायद अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनको हम एक हौसला दे सकें कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास शायद आपसे भी ज़्यादा नामसाइद हालात हैं लेकिन वो वक्त का मुकाबला कर रहे हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून से करवाते हैं जिन्होंने एक ऐसा मौजू चुना और उस पर तहकीकी मकाला लिखा जिसके बारे में लोग लिखना तो दरकिनार, सोचना भी उनके लिए मुश्किल होता है। और वो मौजूद था लाहौर में एलिमेंट्री स्कूल पर क्लासरूम मैनेजमेंट से मुतल्लिक जो मामलात है उसके ऊपर, और नॉइस पब्लिक स्कूल असातिज़ा के चैलेंजेस और ज़रूरतें। इस मुनफरिद रिसर्च को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। इस के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ की PhD की डिग्री उनको जारी की है। और हम बात करें आयशा सलीम की, जो कि बिसारत से तो महरूम है मगर इतना बड़ा काम करी और इतना बड़ा रिसर्च कंडक्ट किया उन्होंने जिसको लोग इस वक्त जिससे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और आयशा के हवाले से जैसे हमने आपको बताया, डॉक्टर आयशा बसारत से तो महरूम है, लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई महरूमी दी है तो उसको कंपनसेट किसी ना किसी और शक्ल में किया है। इस वक्त डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से? शुक्रिया, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर आयशा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आपने इतना डिफरेंट टॉपिक चुना अपने रिसर्च वर्क के लिए और उसको इतनी पजीराई भी मिली। अब बेसिकली सबसे पहले वो ये बताइए कि इस जो टॉपिक है उस पर रिसर्च पेपर लिखने का आइडिया आपको कैसे आया, क्यों आपने ऑब्जर्व की वो चीज़ें, इस हवाले से बताइएगा। बेसिकली कोई भी नया नॉविस टीचर जो होता है, वो चाहे प्राइमरी लेवल हो, एलिमेंट्री हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल हो, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन देयर इनिशियल टाइम बिकॉज दे आर न्यू टू क्लासरूम, दे आर लर्निंग टू टीच, दे हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ वर्कलोड होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसको एड्रेस बहुत कम किया गया पाकिस्तान में। और मेरी जो स्टडी थी उसने कोशिश किया कि जो तमाम चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली फिजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहेवियरल एंड टीचर्स ऑन एटीट्यूड व्हिच क्रिएट चैलेंजेस फॉर देमसेल्व्स, उन सबको एड्रेस किया जाए। स्टडीज जो पहले हुई थी वो किसी एक आधे चैलेंज को टारगेट करती थी। लेट्स से फिजिकल फैसिलिटीज की बात हो गई स्कूल्स में, या लेट्स से हम ओवर क्राउडेड क्लासेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ओवर और कॉम्पैक्ट स्टडी जो थी वो पाकिस्तान में इसके बारे में नहीं हुई थी। और एलिमेंट्री स्टूडेंट्स को इसलिए लिया गया क्योंकि ये वो एज है जिसमें बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर्स जो होते हैं वो ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं या ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज होते हैं। और एक न्यू टीचर हु हैव जस्ट अराइव्ड आफ्टर हैविंग अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसके लिए ज्यादा मसाइल होते हैं।
ठीक हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी रिसर्च में फिर क्या नया आपको मिला देखने, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है, आपने खुद भी उसका जिक्र किया, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी रिसर्च को मुनफरिद बनाती हैं टीचर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी? अच्छा, बेसिकली इट वाज अ मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों डाटास कलेक्ट किए गए थे। 500 टीचर से डेटा लिया गया था हु हैड लेस देन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें ये हमें पता चला कि फीमेल नॉविस टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती हैं। अच्छा। फिजिकल फैसिलिटी से भी रिलेटेड, ओवरक्राउडेड क्लासेस से भी रिलेटेड, एंड स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस को फेस करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। मे बी शायद वो घबरा ज़्यादा जाती हैं या कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या सिर्फ जेंडर है या फिर हमारी जो सोशल बाइसनेस है या सोशल चैलेंजेस है हमारे वो हैं, या दोनों हैं? बोथ वेज। वैसे भी देखें ना, क्योंकि एक तो जेंडर का भी है ना कि जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमारी सोसाइटी के अंदर उतना इनकरेज नहीं किया जाता फीमेल्स को, एक तो वो है, लेकिन दूसरा ओबियसली सोशल चैलेंजेस से ज्यादा मैं कहूंगी कि मेल ज्यादा अच्छा धक्का मार लेते हैं। अच्छा। बच्चों को हैंडल ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। खवातीन भी मार लेती हैं इनकी मैम। हाँ, मतलब मेरे तो बहुत नहीं। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने मेंशन किया और इमरान भी आपसे पूछे थे कि आपकी रिसर्च में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आपने देखी होंगी, क्योंकि रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल्ड आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो आपको क्या लगा कि इन जो मेन पॉइंट्स हैं, ये इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है या इस पे फोकस करने की ज़रूरत है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए आपकी रिसर्च के मुताबिक? देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं जी क्लास साइजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हम कोट करते हैं कि जी 35 स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है पब्लिक स्कूल में। इन रियलिटी दिस स्ट्रेंथ इज लाइक 256 स्टूडेंट्स कहते हैं कि यू हैव मोर देन 45 स्टूडेंट इन ईच क्लास एंड विच गोज अप टू 70। अब आप एलिमेंट्री क्लास का बच्चा, मतलब 13-14 साल से छोटा बच्चा होता है, आप 70 बच्चों को मैनेज करते हुए आपकी सारी जो एफर्ट होगी वो ये होगी किस तरह इनका शोर खत्म हो जाए। आपके पढ़ाने से जो है फोकस वो हट जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप अच्छा पढ़ा नहीं सकेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जितने ज्यादा बच्चे होंगे देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जिसके साथ आपने डील करना है। मतलब हर आपकी क्लास में 5-7 बच्चे वो होंगे जो बहुत हाई आईक्यू के होंगे, आपकी क्लास में एवरेज वो होगी जो एवरेज आईक्यू की होगी, और आपकी क्लास में वो बच्चे भी होंगे जो अनइंटरेस्टेड इन लर्निंग है, who came here to do naughty activities or all that stuff। तो इन सारे बिहेवियर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो इसमें फैक्टर पेरेंट्स का भी आता है और टीचर्स का भी आता है और स्कूल मैनेजमेंट का भी आता है। आई वुड से कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को क्लास साइजेस को कम करने की जरूरत है, ओवर क्राउडेड क्लासेस। प्लस एट द सेम टाइम हमें ये टीचर्स को बताने की जरूरत है कि मसाइल खाली दूसरे नहीं क्रिएट कर रहे, हम भी क्रिएट कर रहे हैं। जब हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, जब हम बच्चों पे सारा अपना गुस्सा निकाल देते हैं, देखिए बहुत कुछ करते हैं ऐसा। अब देखिए, हर बच्चा ढीठ नहीं होता, बहुत से ऐसे मासूम बच्चे भी होते हैं जो आपकी गुस्से से, आपके टॉर्चर से, आपकी लैंग्वेज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, या वो एजुकेशन को छोड़ने का सोच लेते हैं। तो हमें ये सारी चीजें बताने की जरूरत है। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें घूम रही हैं टीचर्स ट्रेनिंग के आसपास। हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, हमारे यहाँ बेसिक ट्रेनिंग कोर्सेज तो होते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज तो होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी जाती उस तरीके से टीचर्स को। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे सिस्टम्स के अंदर भी सर्टेन डिग्रीज की वजह से पढ़ा रहे होते हैं जिसमें खुद उन्होंने नहीं पढ़ा होता या जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? क्या आप समझती हैं कि आपकी रिसर्च गवर्नमेंट लेवल पे हेल्प आउट कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिल्कुल कर सकती है। ट्रेनिंग्स लेकर आए, जो थ्योरी और प्रैक्टिस का डिफरेंस है ना, उसको गवर्नमेंट ने डील करना है। यानी आप आइडियली पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे होंगे तो आप यही एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उसी गरीब टीचर को जब आप 80 बच्चों में भेज देंगे तो वो एक्टिविटी करना तो बहुत दूर, वो पढ़ाई नहीं, हाँ वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है स्कूल्स में, जो एक नीड है। आजकल के बच्चों के बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स के इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइम पे हैंडल करना वो बहुत जरूरी है। आप ये कह रही हैं कि हर स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। टीचर्स को इनिशियल टाइम में मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके आगे वो अपने, जिसे क्या कहते हैं ना, गम सुनाकर या अपने प्रॉब्लम शेयर करके कैथारसिस कर सके। अनफॉर्चुनेटली होता है ये नॉविस टीचर्स कहते हैं कि जी हमारी लेग पुलिंग होती है, सीनियर टीचर्स कहते हैं ये नवा आया
आया है, इन्हें तो पता कुछ नहीं, मतलब इस तरह की बातें, या उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उसे प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते, तो इस चीज की बहुत जरूरत है। तो ऐसा होता था, भी ऐसे ही होता है। अच्छा डॉक्टर, ऐसे एक और मेरा क्वेश्चन कि हम शायद हमने बहुत सारे स्कूल्स में ऑब्जर्व भी किया कि टीचर भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होते हैं, ऐसे ही उन पे वर्कशीट्स का लोड है, उन्होंने बच्चों की एक्टिविटीज करानी है, उन्होंने बच्चों को हर तरह से मैनेज करना है और डिसिप्लिन रखना है, सो ओवरबर्डन होना भी एक फैक्टर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस स्टडी की फाइंडिंग ये है कि टीचर्स आर अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ हाई वर्कलोड, और उन्हें पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन इंस्टेड ऑफ टीचिंग पेपर वर्क की तरफ चल जाती है कि नहीं, मैंने ये रजिस्टर भी पूरा करके देना है, मैंने फलानी चीज भी पूरी करके देनी है, तो वो जो उनका टारगेट है बेसिकली टू एजुकेट, वो उस पर उतना फोकस नहीं कर पाते। एक और बड़ा अहम मुद्दा इसमें आपसे हम ये भी पूछेंगे कि आप क्योंकि बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो लोगों को जो खास तौर पे जो लोग देख नहीं सकते, बसारत से महरूम है, या कोई भी उनके अंदर ऐसा नेचुरली कोई ऐसी चीज है जिसको वो अपनी कमजोरी ना बनाए, उनको भी कुछ कहिए। लेकिन जब आप कुछ नहीं बन सकते, खास तौर पे हमारी फीमेल्स के अंदर होता है, जब लड़की कुछ नहीं कर सकती तो टीचर बन जाती है, नंबर 1, या फिर वालिदैन सबसे शरीफाना नौकरी समझते हुए ये कहते हैं कि बेटा चूंकि तुम बैंक नहीं जा सकती, वहां पे मर्द हजरात होते, तो टीचर बन जाओ, और वो बेचारी फिर अक्सर लड़कियां हमने देखा है मजबूरी में ही करी होती है। आप क्या करती जी, टीचिंग करती हैं, और कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी नहीं समझा जाता, क्योंकि किसी प्राइवेट स्कूल में फॉर अ फ्यू थाउजेंड वो जॉब करी होती है। तो इस कल्चर को कैसे डिस्करेज करें, इस पे आपकी रिसर्च क्या कहती है? वेल, इस टॉपिक को मैंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया, लेकिन हाँ, बहुत सी फीमेल टीचर्स ने अपने इंटरव्यूज में ये कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मेरिट पे नहीं क्योंकि वो आ सकी, तो वो टीचर बन गई, या वो बैंकर एक ने कहा कि मैं बनना चाहती थी बट मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया है। देखिए, टीचिंग को अगर आप ऑप्ट नहीं करते ना बाय चॉइस, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एक अच्छा टीचर जो है, उसने खाली आपको किताब में जो है वो नहीं पहुंचाना, उसने आपको एथिक्स सिखाने हैं, वैल्यूज सिखानी है, शायद आज कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। पहले के टीचर्स में बहुत फर्क होता था कि वो आपकी एथिकली आपको एटिकेट, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें दिखाते थे और बताते भी थे, और उनके जेस्चर से ये चीज शो होती थी। अनफॉर्चुनेटली आप चूंकि इतना ज्यादा ओवरबर्डन है टीचर भी और इस तरह की, डॉक्टर आयशा, आप उन तमाम लोगों को जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि आपने अपनी किसी भी कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया और आप उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई मैसेज एक्सप्रेस हो और उन टीचर्स को भी दीजिए जिन टीचर्स तक ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं है और वो मसाइल का शिकार है, आपको देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डिटरमिन्ड हैं, एंड यू स्टिक टू योर गोल। आप ख्वाब देखें नहीं, सोते जागते सारे ख्वाब देखते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करें। और डिसेबिलिटी इज नथिंग, डिसेबिलिटी आपके बिहेवियर्स हैं। माशरे में किसको ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं है? कौन सा इंसान है जिसके साथ कोई ना कोई मसला नहीं है? किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम होगा। हर लाइफ का जो बंदा है उसके साथ चैलेंजेस हैं, लेकिन यू हैव टू overcome your challenges and be consistent and keep working and work with the determination. Thank you very much, Dr. Aisha. It's a pleasure to have you. और बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, अल्लाह करे अब इससे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ सीख लें, इससे फ़ायदा उठा लें। इनका जो रिसर्च वर्क है, जिन्होंने कहा कि हमने दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर की है, 500 टीचर्स का सैंपल लिया और उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट किया, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा बीइंग टीचर। और सबसे अच्छी बात जो की नोट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उस पर इन्होंने कहा कि अगर आप बाय चॉइस अगर आप टीचर नहीं बनते तो शायद आप उस तरह से कभी परफॉर्म नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, डॉक्टर आयशा का शुक्रिया अदा करेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। इसके साथ साथ PSL आने वाला है और हम आपको बता रहे हैं कि PSL के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के हम ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स हैं। सो इसके लिए आप तो बहुत खुश होंगे, आपकी तो अपनी ही टीम है। लेकिन खबर दे दे, टाइम कम है। खबर दे, न्यूजीलैंड के कॉर्नर बनने की जगह ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर फवाद अहमद को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और ये ताजा तरीन खबर है। और उसके अलावा ऑनलाइन टिकट्स बिकना शुरू हो गए हैं। आप PSL के लिए हम भी बहुत कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं, तो आपने एक्सप्रेसो ट्यून करके रखना। एक्सप्रेसो में भी खास है और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।